प्योर मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हर दिन एक नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आते हैं और इंश्योरेंस, लोन और तमाम ऐसे टॉपिक हैं जो कि कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी से सीधा सरोकार रखते हैं, आपके निवेश से सरोकार रखते हैं, उसको और सरल बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले फंसे हुए हैं तो एक्सपर्ट्स की राय लेके आप अपनी उलझन को दूर कर सकते हैं। अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इन्हीं एक्सपर्ट्स का व्यू लेके अपने निवेश को और बेहतर कर सकते हैं। आज जिस टॉपिक के साथ हम उतरे हैं, जो डिस्कस करेंगे आज के मान हेमंत से, वो उनसे हम ये जानेंगे कि टैक्स का आपके निवेश पर कितना असर पड़ता है। साथ ही साथ उनसे हम ये भी समझेंगे कि टैक्स के बाद जो बचती हुई इनकम है उसको किस तरह से अपने फायदे का सौदा बनाया जाए और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है, कौन सी ऐसी स्कीम है जहां पे आपको कम से कम टैक्स देना पड़े और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल पाए। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग में जो बढ़ी हुई सैलरी है उसको आप कहां पे निवेश कर सकते हैं, ये भी हमारी जानने की कोशिश होगी। चलिए, आज के मेहमान इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेमंत जी, और उनसे हम ये समझते हैं कि अब टैक्स के ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं। हेमंत जी, पहले तो क्योंकि जब आप निवेश करते हैं अंडर सेक्शन 80C, अंडर सेक्शन 80CC डी, अंडर सेक्शन और भी अलग अलग है जिसमें C और D भी आते हैं, मैं उसमें से ये जानना चाहता था कि कई ऐसे प्रोडक्ट भी होते हैं कि आपको कैटेगरी तो आप टैक्स सेविंग के अंदर आ जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब टैक्स की कैलकुलेशन होती है या फिर रिटर्न के लिहाज से उस प्रोडक्ट को देखें या उस स्कीम को देखें तो आपके लिए काफी बेहतर हो जाती है। बनस्पत जैसे एक यूलिप है और एक ELSS है या एक FD, ये अलग अलग प्रोडक्ट हो सकते हैं। मैं आपसे सीधा ये समझना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बेहतर रहने वाला है जिसमें रिटर्न अच्छा मिले और टैक्स की जो आप बचाना हम चाहते हैं वो बच भी जाए। देखिए, यहाँ पे दो एस्पेक्ट है। अगर जहां तक टैक्स बचाने की सवाल है तो बहुत क्लियर है कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट करके टैक्स जो बचा सकते हैं। एक तरफ PPF, PF, हाउसिंग लोन, ऐसी ऑप्शंस हैं आपके पास सेक्शन 80C के अंदर। दूसरी तरफ इक्विटी ओरिएंटेड, जैसे आपने कहा, ये यूलिप है, ELSS है, NPS है। तो बहुत सारी ऑप्शंस हैं जहां पे आप इन्वेस्ट करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। बट अगर हम रिटर्न की बात करें तो ये एक ऐसा एस्पेक्ट है, ज्यादातर हमने देखा है कि इन्वेस्टर जो है उसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि उनका जो ध्यान होता है ज्यादातर वो ग्रॉस रिटर्न पे होता है। यानी अगर हम देखें हमारे देश में ज्यादातर इन्वेस्टर क्यों बैंक फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाते हैं, वो इससे लगाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे पैसा लगाने से हमको गारंटेड रिटर्न मिल रहे हैं 8 या 9%, और उनका ध्यान जो है वो पोस्ट टैक्स रिटर्न के ऊपर जाता नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके हाथ में पोस्ट टैक्स रिटर्न ही रहने वाला है, ना कि ग्रॉस रिटर्न। तो उसमें अगर देखें तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहती हैं आपके पास। एक है ट्रेडिशनल ऑप्शन जो हम बोलते हैं, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गए, बॉन्ड्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हो गई। और दूसरी तरफ है मार्केट लिंक प्रोडक्ट, चाहे वो म्यूचुअल फंड के हों, चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज के हों। तो इन दोनों में फर्क यह है कि जैसे अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शंस की बात करें तो वहां पे आपको ज्यादातर जो है गारंटेड रिटर्न मिलता है। इनफैक्ट तकरीबन हर एक जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पे आपको गारंटेड रिटर्न मिलता है। लेकिन अगर आप हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में है, मान लीजिए 20 या 30% में है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ पे अगर आपको 8% ब्याज मिल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे और आप अगर 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपने 2.40 तो आपने टैक्स दिया, आपके हाथ में बचा 5.6। इसका मतलब यह है कि अगर हम लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन का रेट देखें जो करीब 7% या उससे ज्यादा रहता है, तो आपको जो है रिटर्न है वो इन्फ्लेशन से भी कम मिल रहा है। यानी आगे समय में जाके आपके जो पैसे की जो वैल्यू है वो कम होने वाली है। उसके सामने में जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट हैं, जैसे अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स आपको डेट मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं, आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कराते हैं। इनमें ये थोड़े रिस्की होते हैं क्योंकि उनकी जो वैल्यूएशन है वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, समय समय पे बदलती है। लेकिन अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को सही तरीके से चुनें तो इनमें पोटेंशियल है कि ये आपको ज्यादा रिटर्न दे, और साथ ही जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो काफी ज्यादा हो सकता है यहाँ पे। मतलब ये समझे कि अगर हमारे को टैक्स का बेनिफिट चाहिए, जो टैक्स छूट का बेनिफिट चाहिए, साथ ही ज्यादा रिटर्न चाहिए, तो आपकी कैटेगरी अकॉर्डिंग म्यूचुअल फंड एक ज्यादा बेहतर हो सकता है। उसमें भी अगर आप कैटेगरी म्यूचुअल फंड्स की भी देख रहे हैं तो डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड आप कह रहे हैं थोड़ा ज्यादा बेहतर होंगे। हाँ, देखिए, जैसे अगर हम ट्रेडिशनल ऑप्शंस की बात करें, जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड है या प्रोविडेंट फंड में जो आपका कंट्रीब्यूशन जाता है, वहां पे जो रिटर्न आपको मिलता है वो टैक्स फ्री रिटर्न मिलता है। तो उनकी डेफिनेटली जगह है आपके पोर्टफोलियो में। PPF, अगर आप एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम नहीं करते, आपको PF नहीं मिलेगा, तो आप PPF जैसे ऑप्शन को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप PPF में कितना प्रपोर्शन में इन्वेस्ट करते हैं। क्या आप बहुत बड़ा हिस्सा उसमें डाल रहे हैं, ये सोच के, क्योंकि आपको आज टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और आपका जो रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी टैक्स फ्री मिल रहा है। तब भी मैं बता दूं, अगर आप 8-8.5% का रिटर्न लेके चल रहे हैं तो लॉन्ग रन में जो अगर आपको बड़ा कॉर्पस बनाना है तो खाली PPF से नहीं बनेगा। तो अगर आप म्यूचुअल फंड की बात करें
वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए हम बात करें यहाँ पे, देखिए म्यूचुअल फंड में 2 डेफिनेशन है यहाँ पे। वो सारे फंड जो 65% या उससे ज्यादा इक्विटी में लगाते हैं उनको टैक्स पर्पसेस के लिए इक्विटी फंड माना गया है, और जो बाकी जो फंड हैं जिनका एक्सपोजर इक्विटी में 65% से कम है उनको डेट फंड माना गया है। तो ऐसा नहीं है कि खाली इनकम फंड ही डेट फंड है। अगर कोई ऐसे फंड है जिनमें इक्विटी में एक्सपोजर है और वो 65% के कम है तो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डेट फंड माना गया है। अब यहाँ पे समझते हैं कि टैक्स बेनिफिट क्या है। जैसे हमने बात की, ट्रेडिशनल ऑप्शंस के अंदर आपका जो भी मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स है उस पर आपको टैक्स देना है। अब अगर हम इक्विटी फंड की बात करें, वहां पे जो डिविडेंड आपको मिलता है वो टैक्स फ्री है, ना तो फंड को कोई टैक्स पे करना है ना आपको कोई टैक्स पे करना है। अगर आप अपनी यूनिट्स को 1 साल के बाद बेचते हैं तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाता है और उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। अगर आप 1 साल से पहले अपने यूनिट्स को बेचते हैं तो आपको 15% टैक्स पे करना है। तो क्योंकि हम जैसा जानते हैं कि इक्विटीज जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो अगर आप अपने टाइम होराइजन को सही मान के इन्वेस्टमेंट करें तो आपको ये 15% टैक्स भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर हम डेट फंड्स को देखें, यानी बाकी जो फंड्स हैं, उसके अंदर म्यूचुअल फंड को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पे करना है आपको डिविडेंड देने से पहले, जो करीब 28.33% होता है, 28.33%। यानी आपको जो डिविडेंड मिलता है वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के बाद मिलता है। यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप जो ऑप्शन चुने डिविडेंड और ग्रोथ वो सही चुने। यानी अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में है 10% या 20% में, तो आप ग्रोथ ऑप्शन में जाएं, क्योंकि आपको टैक्स जो लगेगा वो 10 या 20% पे लगेगा। अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट 30% में है तो आपकी इन्वेस्टमेंट आप डिविडेंड ऑप्शन में जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की जो बेनिफिट है वो ये है कि 36 महीने के बाद जब आप अपनी यूनिट्स को बेचते हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, और यहाँ पे आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद जो बचेगा उसको 20% आपको टैक्स पे करना है। तो अगर मैं कंपेयर करूं मार्केट लिंक प्रोडक्ट और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट को, जैसा मैंने पहले कहा, ये जो मार्केट लिंक प्रोडक्ट है इनमें आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगी और जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो कहीं ज्यादा मिलेगी। और ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा इन्वेस्टर्स को कि जब आप एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए पैसा लगाते हैं, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो बच्चों की एजुकेशन हो या बच्चों की शादी के लिए पैसा लगाते हैं, तो वहां पे तकरीबन जनरली आपको बड़ा कॉर्पस बनाना पड़ता है। और वो बहुत जरूरी है कि आप ऐसी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाएं जहां पे पोस्ट टैक्स रिटर्न जो हो वो ट्रेडिशनल ऑप्शन से ज्यादा हो। सर, मैं इसको बहुत अगर आसान शब्दों में समझना चाहूं आपकी बात को, तो मैं ये समझूं कि अगर मैं 10% के टैक्स की ब्रैकेट में आ रहा हूं या 20% के टैक्स की ब्रैकेट में आ रहा हूं, तो मेरी कोशिश ऐसे प्रोडक्ट को चुनने की होगी जहां पे 20% से ज्यादा कम से कम कमाई मेरे को साल भर में मिल जाए। यानी कि जो टैक्स का बोझ है वो अपने ऊपर से हटा पाओ और मेरा पैसा कहीं से कुछ प्रॉफिट भी गेन करके आ जाए। मैं ऐसा समझूं? देखिए, बिल्कुल सही। जैसा मैंने पहले कहा, ग्रॉस रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पोस्ट टैक्स रिटर्न। चाहे आप 10% में हो, चाहे 20 में हो, और ज्यादातर अगर आप 30% में है तो आपके ऊपर जो टैक्सेशन की मार है वो ज्यादा होगी। तो कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना है कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में पैसा लगाएं जहां पे कम से कम, अगर आपको टैक्स देना भी पड़े तो कम से कम टैक्स देना पड़े। और क्योंकि अगर हम 10 या 20% की अगर बात करें, यहाँ पे उन इन्वेस्टर को लगता है क्योंकि हमारा टैक्सेशन ज्यादा है नहीं, तो हम चलिए ट्रेडिशनल ऑप्शन में ही जाते हैं, वहां पे हमको ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये ना भूलें कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शन है, बैंक डिपॉजिट या स्मॉल सेविंग स्कीम्स, उनमें रिटर्न ही कम होता है। तो एक तो टैक्सेशन लगेगा और रिटर्न भी कम है। तो कहीं ना कहीं चाहे आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में हो, स्पेशली अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मार्केट लिंक प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें। और अगर आप हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्ट टैक्स रिटर्न हो वो, जैसा मैंने कहा, टैक्स इंसिडेंट जो है जितना कम हो उतना बेहतर है। सर, मैं अगर एक पोर्टफोलियो आपसे डिजाइन करवाना चाहूं अपनी सेविंग्स का, कि मेरी ये सेविंग्स हैं और इसको मैं कुछ टैक्स भी इसमें बचाना चाहता हूं, तो ट्रेडिशनल प्लान का कुछ आपने परसेंटेज या ऐसा कोई फॉर्मूला है कि हाँ ट्रेडिशनल प्लान में इतना पैसा चला जाए और आजकल के जो नए प्रोडक्ट हैं जैसे ELSS है या कुछ और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी आजकल काफी बेहतर हो गई है, उसको और भी आसान किया जा रहा है, उनमें कितना डाल दिया जाए? कुछ रेशियो या कोई प्रोपोर्शनेट आप देना चाहें? देखिए, एक्चुअली रेशियो या प्रोपोर्शन देखना सही तरीका नहीं होगा। जनरली जो सही तरीका है इन्वेस्ट करने का वो ये होता है कि आपने गोल को डिफाइन कीजिए। आपके गोल्स होंगे शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। वो गोल्स को डिफाइन कीजिए, हर एक के लिए एक समय दीजिए, टाइम होराइजन जिसको बोलते हैं।
जो शॉर्ट टर्म होंगे वो 1 साल या 2 साल होगा, मीडियम टर्म को शायद 3 से 5 साल होगा, लॉन्ग टर्म 10, 15, 25 साल, कितना भी समय हो सकता है, तो वो दीजिए। हर एक को अगर आप एक टारगेट बना के चलें तो आपको पता चलेगा कि किस एसेट क्लास में आप इन्वेस्ट करें, यानी आप इक्विटी में इन्वेस्ट करें या डेट में इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म में, क्योंकि आपका जो पर्पज है, ऑब्जेक्टिव है, वो इन्फ्लेशन को बीट करने का होना चाहिए, तो आप जाहिर सी बात है या तो इक्विटी फंड में जाएंगे या तो आप बैलेंस फंड में जाएंगे या ऐसे कुछ ऑप्शन देखेंगे। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहां पे मुकाबला है वो है ट्रेडिशनल ऑप्शंस, जैसे बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गए या फिर जो डेट फंड हो गए। फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि ये मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, थोड़ा रिस्की ज्यादा है, लेकिन रिटर्न यहाँ पे ज्यादा मिल सकता है आपको, और आपको जो पोस्ट टैक्स रिटर्न है वो ज्यादा मिलेगा। तो ये जो प्रोपोर्शन है वो ऑटोमेटिकली आपके जो गोल्स हैं उससे अगर आप लिंक करेंगे तो आपको कुछ भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म में आपकी रिक्वायरमेंट है लिक्विडिटी, वो जाएगा डेट में। लॉन्ग टर्म में और मीडियम टर्म में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, वो पैसा जाएगा या तो बैलेंस फंड में या तो इक्विटी फंड में। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के लिए एक बैलेंस फंड या फिर इक्विटी, ये ज्यादा बेहतर विकल्प होंगे अगर आप निवेश करना चाहते हैं। आप अपनी समय की अवधि के हिसाब से और अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अपना चुनाव करें प्रोडक्ट का कि आपको कहां पर जाना है। जैसे हेमंत जी कह रहे हैं कि अगर शॉर्ट टर्म के लिए आपको चाहिए निवेश करना है, आपको लिक्विडिटी भी चाहिए, तो डेट फंड उसमें ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। टैक्स की बचत का भी बेनिफिट उठाएं और निवेश का भी। अगर हाँ अब लंबी अवधि है, आपको जल्दी लिक्विडिटी की जरूरत नहीं है, तो इक्विटीज के अंदर आप जा सकते हैं। ये एक ज्यादा बेहतर एक विकल्प हो सकता है। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, आपके सवालों को जवाब भी जानेंगे हेमंत जी से। एक छोटे से ब्रेक का समय हो गया। 704522 बाद में 40 लगा के व्हाट्सअप नंबर है ये, जहां पे अपने पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है आप भेज सकते हैं, एक्सपर्ट से राय ले सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है और अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। अनुज हमारे साथ हैं अपने सवाल पूछने के लिए। अनुज जी नमस्ते, अपना सवाल पूछें आप। लगता है इसने भी संपर्क नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने सवाल हमारे को ईमेल के जरिए भी भेजा है, तो इसलिए वो सारी डिटेल हमारे को ऑलरेडी मिली हुई है। हेमंत, इनका जो निवेश इनफैक्ट ही जानना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो आय है वो 41,000 रुपये पर मंथ है। अभी उम्र इनकी करीब 28 साल है और 2 जगह पर अपने पैसा लगाते हैं। आप ये समझे कि जितनी फिलहाल अभी इनकी आय है उसका 50%, करीब 50% से ज्यादा 18,000 रुपये तो म्यूचुअल फंड में और पीपीएफ में 5,000 रुपये महीना चला जाता है। 23,000 रुपये की कुल मिला के रकम ये निवेश करते हैं। अब ये घर खरीदने के लिए पैसा जमा करना चाहते हैं और रिटायरमेंट के लिए भी पैसा जमा करना चाहते हैं। इनका पहला सवाल यह है कि अभी तक जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं ये सफिशिएंट है, इसको और कितना बढ़ाना चाहिए। और इन्होंने एक और बात भी कही कि मेरी सैलरी 7वें वेतन आयोग के बाद 50,000 रुपये महीना हो जाएगी, तो जो सैलरी और बढ़ गई है 9,000 रुपया, ये भी सारा का सारा इन्वेस्टमेंट में डाल दें। देखिए यहाँ पे 2 पॉजिटिव चीजें अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें जो उन्होंने अभी तक किया है। पहली बात तो ये कि 28 साल के अनमैरिड हैं, लेकिन इसी स्टेज से ये जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, जो तकरीबन हमने देखा कि बहुत कम लोग हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो इतनी जल्दी उम्र में इसके बारे में सोचते हैं, तो ये एक मुझे लगता है बहुत बड़ा पॉजिटिव है। वो एक फाइनेंशियल प्लानिंग का सिस्टम जो अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ये काफी पॉजिटिव है। दूसरा, उन्होंने अपना पोर्टफोलियो भी बनाना शुरू किया है, जो भी एक अच्छी बात है, और मार्केट लिंक प्रोडक्ट में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पीपीएफ में थोड़ा कम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो एक मुझे लगता है काफी पॉजिटिव है, जो लॉन्ग टर्म में जाके इनको फायदा करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने अभी तक की है वो ये है कि उनकी जो टेक होम सैलरी है उसका 56% वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो मुझे लगता है बहुत ही हेल्दी परसेंटेज है, और उन्हें इसको प्रोसेस को चालू रखना चाहिए। अगर हम इनके सवाल है उनकी बात करें यहाँ पे, देखिए इन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया है उसमें ईएलएसएस भी है, डाइवर्सिफाइड फंड भी है, बैलेंस फंड भी है। जैसे हमने शो में पहले बात की, सही तरीका यह है कि अपने गोल्स को डिफाइन करें। इन्होंने 2 गोल्स की बात की है, एक घर बनाना है इनको और एक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए करना है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कितना समय है, समय भी हम देख सकते हैं कि रिटायरमेंट के लिए उनके पास शायद 32 साल है, लेकिन टारगेट क्या बना के चल रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप एक टारगेट बनाते हैं तो वहां पे एक और चीज का ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन को उसमें हमेशा जोड़ के चलिए। उससे फायदा क्या होता है कि जब हम एक एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान लीजिए 12% लेके चलते हैं, तो हम उसके ऊपर काम कर सकते हैं कि उसको गोल अचीव करने के लिए कितना पैसे की हमको जरूरत है। तो पहली बात तो मैं चाहूंगा कि इन्होंने अच्छी बात है, इन्होंने अपने गोल्स को डिफाइन किया है। मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर एक टारगेट लगाएं ताकि उससे पता चले उनको कितना पैसा उनको इन्वेस्ट करना है। जहां तक फंड्स के कॉम्बिनेशन का सवाल है, बैलेंस फंड भी है इसमें। बैलेंस फंड मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो घर का इनका जो गोल है वो बहुत ज्यादा लंबा समय का नहीं होगा, तो बैलेंस फंड उसके लिए सही है।
ELSS एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, स्पेशली जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं. बट अनफॉर्चुनेटली क्या है, ELSS को हमेशा एक टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह देखा जाता है. अगर अपनी टैक्स प्लानिंग को अपना ओवरऑल इन्वेस्टमेंट प्लान का हिस्सा बनाएं तो जो लॉन्ग टर्म एलोकेशन आपको इक्विटी में करनी है उसमें ELSS जो है काफी अच्छे तरीके से फिट होता है. तो आई थिंक कैटेगरी सही है. फंड्स देखना पड़ेगा कि वो कंसिस्टेंट फंड है या नहीं है, वो इंपॉर्टेंट चीज है. दूसरा इन्होंने कहा जो उनको पैसा मिलेगा अभी पे कमीशन के रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होने के बाद, वो ये मैं कहूंगा कि ये हमेशा ही मान के चलना चाहिए कि जब भी आपकी आय बढ़े उसका कुछ हिस्सा डेफिनेटली आपका इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए. इनको अगर हम देखें तो 56% ऑलरेडी टेक होम का डाल रहे हैं, क्योंकि अगर उनको उस पैसे की जरूरत नहीं है तो वो पैसा भी इन्वेस्ट करें. आगे जाके जब इनकी शादी होगी तो मैं ये चाहूंगा कि वो 2 गोल के अलावा ये 2 छोटे जो मीडियम टर्म और जो शॉर्ट टर्म के गोल हैं उस पर भी ध्यान दें. अगर उनकी शादी होनी है या उनको कुछ और एसेट खरीदनी है उनके ऊपर भी ध्यान दें, ताकि वो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट ठीक तरीके से कर सकें. चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो गया. ब्रेक के बाद भी सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. ब्रेक पर एक बार फिर आपका स्वागत है. एक और कॉलर ने हमारे को अपना सवाल भेजा है, वो है अनिल. उन्होंने अपने सवाल में ये लिखा है कि वो अलग अलग फंड्स के अंदर करीब 3,000 रुपए लगा रहे हैं, जिसमें HDFC का टॉप 200 है, स्मॉल कैप फंड है जिसमें 1,000 रुपए महीना देते हैं, और एक इक्विटी फंड है हेमंत इनके पास जहां पे 1,000 रुपए महीना देते हैं. तो कुल मिला के 3,000 रुपए तो इन्वेस्टमेंट के इनके भी चल रहे हैं. इनका जो लक्ष्य है अगले 7 साल में ये करीब 30 लाख रुपया पाना चाहते हैं. उसमें इन्वेस्टमेंट को और कितना बढ़ाया घटाया जाए ये बताएं आप. और ये 20 साल के अंदर करीब 1 करोड़ रुपए की रकम चाहते हैं कि इनको मिल जाए ताकि इनकी रिटायरमेंट और आगे चल के जो जीवन थोड़ा सुखद बीते. कैसे करें ये फाइनेंशियल प्लानिंग? देखिए, इनके पास इन्होंने कहा 2 गोल हैं. टाइम होराइजन है, एक 7 साल और 20 साल. 7 साल क्योंकि बहुत लंबा समय नहीं है, तो हम अगर एक, जैसे मैंने पहले कहा था, सही तरीका यह है कि एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न मान के चलें. तो अगर हम उसके 10% रिटर्न मान के चलते हैं तो करीब उनको 25,000 रुपए इन्वेस्ट करना है उस गोल को अचीव करने के लिए. और 1 करोड़ का जो दूसरा गोल है, क्योंकि उसमें 20 साल का समय है उनके पास, और 12% का अगर रिटर्न मान के चलें तो करीब उनको 12,000 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे. तो कुल मिला के उनको 37,000 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं. जैसा आपने बताया, 3,000 रुपए वो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं फंड्स में, और 15,000 उन्होंने कहा वो और इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 18,000 की इन्वेस्टमेंट वो कर सकते हैं. लेकिन अगर हम देखें कि उनकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो जैसा मैंने बताया आपको, 37,000 रुपीज उनको इन्वेस्ट करना है, तो 19,000 का यहाँ पे शॉर्टफॉल है. तो उनको देखना पड़ेगा, या तो उनको गोल रिवाइज करने पड़ेंगे. लेकिन किसी भी हालत में मेरा उनको रिकमेंडेशन ये है कि अपनी इन्वेस्टमेंट को वो शुरू करें. काफी बार क्या होता है कि हमको लगता है चलिए अगर हमारे पास पूरे पैसे नहीं है तो हम वेट करते हैं, उसके बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे. ऐसा नहीं करना है. जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, जितना जल्दी हो सके आप, ये मैं उनको रिकमेंड करूंगा कि उस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बढ़ा दें. अगर हम इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करें, यहाँ पे 7 साल का समय है. SIP के द्वारा अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो एवरेज होल्डिंग पीरियड करीब 3.5 साल का रहेगा. तो मैं चाहूंगा कि ये कुछ बैलेंस फंड में इन्वेस्टमेंट कर लें, जैसे L&T प्रूडेंस को देख सकते हैं, रिलायंस बैलेंस फंड को देख सकते हैं. ये कुछ एक अच्छे फंड है. और इसके बाद अगर हम देखें जो लॉन्ग टर्म का जो 20 साल का जो उनका समय है, वहां पे इक्विटी फंड्स को देख सकते हैं. वहां पे कोटक सेलेक्ट फोकस को देख सकते हैं, ICICI डिस्कवरी और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप 35 जो है, ये एक वेल डाइवर्सिफाइड फंड है. इसके कॉम्बिनेशन में अगर इन्वेस्ट करें तो मुझे लगता है अपने गोल्स को डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे. शुक्रिया हेमंत जी, आज के कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, बताने के लिए काफी सरल भाषा में कि कैसे अपने टैक्स के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को भी बेहतर किया जा सकता है. शॉर्ट टर्म में अगर आप हैं तो डेट फंड्स के साथ जाएं, लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड्स. ये ज्यादा बेहतर तरीका होगा समझने का. और सवालों के जवाब दें इसके लिए भी शुक्रिया. आपको फिर से बता दें, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी आपका सवाल है तो जो फ्लैश हो रहा है नंबर, ये व्हाट्सअप नंबर है 704522, बाद में 40 लगाएं और उसके अपने सवाल भेज सकते हैं इस पर. इसके अलावा चाहे तो आप मेल भी कर सकते हैं. ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर mf@moneycontrol.com पे आप मेल कर सकते हैं. कोशिश करें थोड़ा फैक्ट्स एंड फिगर ज्यादा लिख दें ताकि जब आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग हमारे एक्सपर्ट्स करें तो आसानी से कर पाए.